Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss the next strategy for ethics. So far I believe कि हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है. 3 यूनिट्स आर डन. कौन कौन सी यूनिट है? फर्स्ट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. सेकेंड इज एटीट्यूड. थर्ड इज एप्टीट्यूड. नाउ इस यूनिट को कंप्लीट करने में 4 डेज लगे, इसको 3 डेज एंड इसको 3 डेज. तो ओवरऑल हमने 10 डेज जो हैं वो अब तक एथिक्स की 3 यूनिट्स के अंदर डिवोट कर दिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू डू यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 का टॉपिक होगा इमोशनल इंटेलिजेंस. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हर साल क्वेश्चन आता है एंड इसकी जो यूटिलिटी और इसकी जो एप्लीकेशंस है उसको आप ऐसे के अंदर भी काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हो. एंड ओवरऑल ये टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जनरल डेली रूटीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, यूटिलिटी, इनकी एप्लीकेशंस, जहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होगी, इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 2 डेज लगेंगे. आई होप आप 2 डेज के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे. नाउ अब जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जब भी वीडियो बनेगा एवरी डे आई विल डिस्कस एवरी टाइम आई विल डिस्कस 1 यूपीएससी पीवाईक्यू. तो ये यूपीएससी 2023 के अंदर पूछा था. इसके अंदर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल. ए पार्ट, हाउ डज इट इन्हांस गुड गवर्नेंस. बी पार्ट, 150 वर्ड्स का इसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एज यूजुअल स्ट्रक्चरिंग करेंगे. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले सोशल कैपिटल की डेफिनेशन बता दोगे कि व्हाट इज सोशल कैपिटल. इट बेसिकली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस, ट्रस्ट, shared value within community. फाइन. फिर उसकी वजह से क्या होता है, that fosters effective collaboration. यही होती है सोशल कैपिटल. एक हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं जो कि होती है वेल्थ, मनी, और एक होता है सोशल कैपिटल कि आप लोगों के साथ कैसा कनेक्शंस बनाते हो, नेटवर्क बनाते हो जहाँ पे आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कोलैबोरेट करते हो, कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, लाइक दिस. ए पार्ट को ऐसे आप डेफिनेशन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर ही एडजस्ट कर लीजिए. नाउ सेकेंड पार्ट होता है कि हाउ डज इट इन्हांस गुड गवर्नेंस. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि गुड गवर्नेंस के अंदर कैसा आएगा. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कनेक्शंस की तो इट इम्प्रूव्स सिविक इंगेजमेंट्स. सिविक इंगेजमेंट जो होता है इट फॉस्टर्स सिविक इंगेजमेंट, जैसे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ोगे एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ोगे. देन इट प्रमोट सोशल कोहेजन एंड इंक्लूजन. इंक्लूजन भी लेके आता है कि कॉमन वैल्यूज़ हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, कम्युनिटी के अंदर है, तो जिसकी वजह से कई बार हम कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस कर लेते हैं. तो आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हो कि कई बार जब आपकी लोकल में कहीं वायलेंस हो रहा होता है तो कुछ ट्रस्ट मिलके या कुछ मीडिएटर कम्युनिटी मिलके उन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है ताकि वो मैटर जो है वो वायलेंस वाला ना हो जाए और कोर्ट तक ना जाए. बेसिकली इट इन्हांस सोशल जस्टिस. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इट एक्चुअली रिड्यूसेस कॉस्ट. कॉस्ट कैसे रिड्यूस करता है कि आप जस्टिस आपको जो है बाहर ही मिल जाता है, आपको कोर्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो जाता है. समटाइम्स आप अगर देखो तो सोशल कैपिटल की वजह से आप इनोवेशन करते हो, लर्निंग करते हो. हाउ, क्योंकि अगर मान लो आपकी सोसाइटी में कोई प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे कोई जादू सिखाने के लिए आया है, तो इफ़ यू इंडल्ज योर सेल्फ इन सच काइंड ऑफ प्रोग्राम ऑब्वियसली इट विल इम्प्रूव योर लर्निंग एज वेल एज योर इफेक्टिव होगा वो गवर्नेंस के सिस्टम के अंदर. तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो. आपके पास और भी कोई एग्जाम्पल्स है, यू कैन राइट
ठीक है। एंड कंक्लूजन में आप एंड में कंक्लूजन में लिख दोगे। कंक्लूजन में आपके हिसाब से है, आपकी चॉइस होती है। आप चाहो तो जो भी ये पॉइंट्स लिखे इनको समराइज करके एंड में लिख सकते हो। एंड सोशल बीइंग एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का रोल बता सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोर्ट के थ्रू भी इसका आंसर एंड कर सकते हो। ओके, इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट वॉज गुड टू गो। आप लिख सकते हो इसका आंसर। नाउ सेकेंड, हमने डिस्कस किया था कि एवरीडे जब भी वीडियो बनाऊंगी आई विल डिस्कस वन MCQ एज वेल, क्योंकि हमें हर दिन 15 से 20 एटलीस्ट MCQ जो है वो सॉल्व करने हैं, उनको समझना है। तो अभी इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आने लगे हैं। यूपीएससी ने कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए अभी 2-3 सालों में। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द कोल फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। स्टेटमेंट नंबर 2 है, यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for the production of the electricity. Which one of the following is correct in respect of the above statement? Now, इन दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा सही है। सी, यहाँ पे मेन कीवर्ड है यूरेनियम। तो लेट मी टेल यू कि यूरेनियम से यूपीएससी अभी 3-4 सालों से हर साल कुछ ना कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज है ज्योग्राफी के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम डिपॉजिट्स के बारे में हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार तो यूरेनियम और थोरियम साथ में ही पूछ लिया था स्टेटमेंट्स में। तो आपको ये जो भी रिसोर्सेज हैं ये एटलस के थ्रू, मैप के थ्रू आपको करना चाहिए। इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि किसकी क्या रैंक है उसके हिसाब से आपको ये आंसर जो है वो एनालाइज करना चाहिए। नाउ ए है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो इसीलिए है क्योंकि स्टेटमेंट 1 सही है और वो उस पर डिपेंड कर रहा है। नाउ बी स्टेटमेंट का मतलब है दोनों करेक्ट हैं, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, मीन्स दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। सी है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डी है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप MCQ सॉल्व करते हो एटलीस्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ लीजिए, और जो जहाँ पे भी इनकरेक्ट करेक्ट हो उस पर आप इस तरीके से गोला करके मार्क कर सकती हो, क्योंकि कई बार हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते वक्त ये ऑप्शंस भी याद हो जाते हैं, बट देयर आर चांसेस कि C और D भी अपोजिट कर दे और A और B भी अपोजिट कर दे। सो इन दैट केस गलतियाँ होने के चांसेस हैं। नाउ सही ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है इंडिया डिपॉजिट्स हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर द मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 100% बिल्कुल ट्रू है। इंडिया जो है वो जनरली अपनी जो पावर होती है वो जनरेट करती है फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो, ठीक है। और इसकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू कोल, ठीक है, मोस्टली 75% ऑफ टोटल पावर जनरेशन। तो इसके पास यूरेनियम की डिपॉजिट है और कोल ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, डैट इज 75%। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देन यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज 60% एटलीस्ट जो एनरिच कर देने के बाद इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम, एंड विच यूरेनियम, दैट इज यूरेनियम 235, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीका का फिसल आइसोटॉप होता है जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं चाहिए होता है, तभी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आई होप यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट। टिल देन